नमस्कार साथियों, आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल श्रम निषेध अधिनियम। और ये वो टॉपिक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आता है दोस्तों, तब तक आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है जो इससे पहले छात्रावास अधीक्षक के रूप में जो एग्जाम हुए हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लगभग सिलेबस कुछ परसेंट तक सेम हो सकता है। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आ जाता, तब तक हमें ऐसे ही बैठना भी नहीं है, और लेकिन वो पॉइंट पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर हो सके। और हम एक एक पॉइंट को एक बहुत ही डिटेल से इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो बहुत हद तक अच्छा से हो सके। और इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों, लेकिन इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से दिल से कुछ बात कहना चाहता हूँ साथियों। और बहुत सारे लोगों को ये बात कड़वी भी लग सकती है, लेकिन सच है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा भ्रम क्या है दोस्तों, कि लोग आपको कोर्स बेच रहे हैं, क्लासेस बेच रहे हैं और उम्मीद बेच रहे हैं, और आप अपने ही भविष्य को गिरवी रखकर पैसा लुटा रहे हैं। लेकिन सच यह है दोस्तों, कि जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है, तब तक किसी भी कोर्स में पैसे लगाना सिर्फ एक भ्रम होगा, एक धोखा होगा और एक नुकसान होगा। ये बात को आपको समझना होगा। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा दोस्तों, बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान वाले हैं और बिंदास आपको कोर्स बेच रहे हैं, जबकि अभी तक कोई ऐसा सिलेबस आया ही नहीं है। और जब तक आप खुद से अपने आप से तैयार नहीं होंगे ना दोस्तों, तो कोई कोचिंग संस्थान वाला आपको सफलता नहीं दिला सकता, बल्कि आपको लूट सकता है। तो ये इस बात को आपको समझना होगा। और पूरी दुनिया आपको लूटने में लगी है। और अगर आप उन स्टूडेंट में से हो दोस्तों, जिन्होंने पहले ही बहुत सारे कोर्सेज खरीद रखा है और बार बार आप कोर्सेज खरीदते जा रहे हो, और गाइड नोट्स कोचिंग के नाम पर बहुत सारे लोग लूट रहे हैं, आप खो रहे हो, तो अब आपके पास में वो वक्त है दोस्तों, जगने का, जो संभलने का, जो कि आपने अभी तक जो गलती किया है उसे सुधारने का समय है। सो कृपया करके आप आपकी समझदारी को दिखाइए और अब जग जाइए दोस्तों, क्योंकि अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का। क्योंकि कोई कोचिंग संस्थान आपको नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, जब तक आप खुद से तैयार नहीं होंगे, खुद से नहीं पढ़ना चाहोगे। सो आपकी तैयारी ही आपकी जीत होगी। और अब और नहीं लूटेंगे दोस्तों, क्योंकि अब खुद से जुड़िए और खुद के यानी कि क्योंकि आपके सपने हैं, तो तैयारी भी आपको ही करना है। और अब आइए दोस्तों, लौट चलते हैं आज का हमारा विषय, यानी कि बाल श्रम निषेध अधिनियम पर। और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। बाल श्रम की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि आपकी परीक्षा का भी एक सबसे संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम कह सकते हैं दोस्तों। कि जब कोई बच्चा स्कूल की बजाय किसी ढाबे, फैक्ट्री या खेत में पाया जाता है, तो सिर्फ कानून नहीं टूटता दोस्तों, बल्कि एक बच्चे का भविष्य या एक बच्चे का एक आत्मविश्वास और भविष्य भी टूटता है। ठीक है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल श्रम निषेध अधिनियम। और ये भारत सरकार के द्वारा जो है एक प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पर लाया गया दोस्तों, जिससे कि बच्चों में इस प्रकार की जो शोषण होता है उसको यहाँ पर रोका जा सके। सो इस क्लास में हम बहुत ही अच्छा से बाल श्रम निषेध अधिनियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। वैसे स्टार्ट में मैंने बहुत कुछ शब्द कह दिया, यदि किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम क्लास की शुरुआत दमदार तरीके से करते हैं। यदि हम बाल श्रम निषेध अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो इसकी भूमिका क्यों पड़ी, और सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बाल श्रम निषेध अधिनियम क्या होता है। सो बाल श्रम, पहले हम समझते हैं दोस्तों बाल और श्रम को। ठीक है। वह बालक जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, उसे कहा जाएगा बालक। ठीक है। और श्रम मीन्स यानी कि उन स्थानों पर कार्य करना वर्जित है दोस्तों, जहां पर खतरनाक हम कह सकते हैं, जैसे कि जो केमिकल वाले जो कंपनियां हो गए, या फिर फटाके हो गए, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। यदि हम आम भाषा में समझे दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा होगा मेले में मौत का कुआं जो होता है, इस प्रकार के जो खतरनाक जो कार्य होते हैं, वहां पर 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कार्य करने से रोका जा रहा है, ताकि बच्चों को संरक्षित किया जा सके। सो इस प्रकार से जो घटनाएं घटती है, फिर इस प्रकार के जो कार्य है उनसे उनका यानी कि उनको रोकने के लिए भारत सरकार ने बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि बाल श्रम क्या है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो अधिनियम लाया गया है, इसे ही कहा जाता है बाल श्रम निषेध अधिनियम, या फिर बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम। ठीक है। और ये अधिनियम लाया गया था दोस्तों सन 1986 में। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वैसे यदि हम बात करें दोस्तों बाल श्रम का अर्थ, वैसे मैंने यहाँ पर आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। फिर भी मैं यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बाल श्रम से होता है दोस्तों,
जिसमें कि वह बालक जो 14 वर्ष से कम आयु का है और आर्थिक स्थिति के आधार पर कहीं न कहीं बच्चे में या फिर उसकी फैमिली में कमजोरी है, तो उस कारण जो है बच्चा कहीं कार्य करने जा रहा है और जो है वो एक ऐसा कार्य है जो खतरनाक है। तो वहाँ पर जो है भारत सरकार वो कदम उठाता है कि कहीं बालक को जो है नुकसान ना हो, इसके लिए जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम यहाँ पर लागू किया जाता है और कुछ ऐसी सेवाएँ होती है या फिर एक ऐसे शर्त रखा जाता है दोस्तों, ताकि बच्चा को जो है संरक्षित किया जा सके और खतरनाक कार्यों से कहीं न कहीं बचाया जा सके। ठीक है? सो ये इस प्रकार से जो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा नियम लाया जाता है, इसे ही कहा जाता है दोस्तों बाल श्रम। ठीक है? इससे आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बच्चे जो है आर्थिक यानी कि आर्थिक लाभ के लिए किसी कार्य या सेवा में लगाया जाता है, तो उसे कहा जाता है बाल श्रम। ठीक है? लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, ठीक है? तो उसे कहा जाएगा बाल श्रम। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समस्या क्या आता है दोस्तों, कि यहाँ पर बच्चों को यानी कि इस प्रकार से यदि बच्चों को लगाया जाता है ना, तो बच्चे तो एक प्रकार से बच्चों में शारीरिक जो समस्या होगी, कहीं न कहीं शारीरिक रूप से बच्चा जो है कमज़ोर होगा, मानसिक रूप से जो है कहीं न कहीं बच्चों में कमज़ोरी यहाँ पर आएगी दोस्तों, क्योंकि एक-दूसरे के जो बच्चे बच्चे देखेंगे एक-दूसरे को, सो कहीं न कहीं भी एक हीनता की भावना यहाँ पर बच्चों में उत्पन्न होगी। सो यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों, तो शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार की जो भावनाएँ हैं, वो कहीं न कहीं बच्चों में आहत होगी और कहीं न कहीं इसमें विकास जो है वो रुकता है। सो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इसको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया और इसी जो है प्रयास को बाल श्रम निषेध जो है प्रतिषेध अधिनियम कहा जाता है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है? तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे, बस आपको एक-एक लाइन आपको अच्छा से पढ़कर रखना है दोस्तों। ठीक है? इसके बाद में कुछ विशेष जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो यानी कि ILO का एक रिपोर्ट आया था दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर बताया गया कि लगभग 1 करोड़, भारत में अभी भी एक ऐसी स्थिति है दोस्तों, इस अधिनियम के बाद में भी लगभग 1 करोड़ से अधिक जो बच्चे हैं दोस्तों, आज भी किसी न किसी यानी कि ऐसे कार्य में व्यस्त है या ऐसे कार्य में काम कर रहे हैं जो खतरनाक के अंतर्गत आता है। तो यह एक यानी कि यह जो कानून है दोस्तों, बालकों को शोषण से बचाने की दिशा में एक उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन भारत सरकार अभी इस प्रकार के जो कार्य है या इस प्रकार के जो बच्चों को काम में लगाया जाता है, उसको कहीं न कहीं बहुत हद तक रोकने का प्रयास कर रहा है और बहुत हद तक सक्षम भी हुआ है। ठीक है? सो ये था दोस्तों बाल श्रम की जो भूमिका है, इसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। यानी कि हमने यहाँ पे बाल श्रम निषेध अधिनियम का जो अर्थ है, उसको समझने का प्रयास किया। ठीक है? इसके बाद मैं आपको और थोड़ा-सा गहराई में लेके चलता हूँ दोस्तों, और मैं अब उन पॉइंटों से रूबरू कराता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। सो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो आया था दोस्तों, ये कब आया था? सन 1986 के दशक में ये हमें यहाँ पर देखने को मिला था भारत सरकार के द्वारा, और ये लागू किया गया था दोस्तों 23 दिसंबर यानी 23 दिसंबर सन 1986 में, और ये प्रभावी तारीख है दोस्तों, यानी कि ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 यानी कि 26 मई 1993 में, जो कि कुछ राज्यों में अलग-अलग जो है अलग-अलग समय पर अलग-अलग लागू किया गया। लेकिन यदि हम पूरे भारत की बात करें दोस्तों, तो कुछ-कुछ स्टेटों में जो है 26 मई सन 1993 से ये लागू कर दिया गया था, और भारत सरकार और अन्य राज्यों के जो श्रम विभाग है, इनके द्वारा यहाँ पर यानी कि इस अधिनियम के तहत यहाँ पे जो श्रम विभाग है, इनका जो निर्माण है यहाँ पर किया गया था। सो इस प्रकार से यहाँ पर अधिनियम आया और अधिनियम का यहाँ पर आगमन होता है सन 1986 के दशक में, और ये पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। शुरू स्टार्ट में कुछ स्टेटों में लागू किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर पूर्ण रूप से सभी स्टेटों में लागू कर दिया गया है। ठीक है? सो आपसे पूछ सकता है, सो यह अधिनियम कब लाया गया था, ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों। और आप सभी को याद दिला दूं, इससे पहले जो आपने एग्जाम दिया होगा दोस्तों महिला पर्यवेक्षक का, तो वो वहां के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, क्योंकि हर डेट पे हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है? सो कहीं ना कहीं छात्रावास अधीक्षक के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक ना बन जाए दोस्तों, इसलिए आपको पहले से आपकी तैयारी को करना होगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत हद तक हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही सिलेबस आता है, हम उन उन टॉपिक्स को पकड़ेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही सिलेबस आता है, सिलेबस आने के बाद में आपको उन टॉपिक्स को एक छलनी में छान लेना है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, और आपकी तैयारी का जो रफ्तार है, उसको और अच्छा से कर लेना है, जिससे कि आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं दोस्तों, जो और लोग उसमें शामिल होंगे, है ना? तो वो भीड़ से यदि आप अलग होते हैं, तो कहीं न कहीं आप सफलता के बहुत करीब पहुँच जाते हो, उन दोस्तों के साथ में पहुँच जाते हो, जिनका नाम उस लिस्ट में आने वाला होता है। सो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करना है। सो आपने यहाँ पे समझा दोस्तों, इस अधिनियम का जो आगमन है और ये कब आया था, और भारत सरकार में यानी भारत सरकार ने सभी स्टेटों में कब लागू किया गया है। ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब मैं आपको और थोड़ा-सा मैं
महत्वपूर्ण पॉइंटों की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम समझते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये खासकर आप सभी को स्टार्ट में ही बताया दोस्तों मैंने कि जो खतरनाक जो कार्य होते हैं उन कार्यों से बच्चों को कार्य करने के लिए जो है बचाया जा सके, पूर्ण रूप से रोका जा सके, ताकि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर ना हो सके। साथ ही साथ अन्य कार्यों के लिए कुछ शर्तें यहाँ पर लागू किए गए दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद में जो अवकाश होता है यानी कि जो छुट्टी होता है, उस समय बच्चा जो है अपने माता पिता या फिर अपने जो घर के जो कार्य होते हैं, वो चाहे दुकान की बात करें या फिर खेती या फिर अन्य छोटे मोटे जो कार्य होते हैं, उनमें हाथ बटाता है। तो उसके लिए भी जो है भारत सरकार ने इस अधिनियम के तहत कुछ नियम जो यहाँ पर लागू किया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, और उनकी एक मजबूरी हो जाती है कि वो कार्य ही करके अपनी जो यानी कि अपनी जो व्यवस्था है उसको कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं वहां पर भी भारत सरकार ने कुछ नियम लागू किया है, और वो क्या नियम है वो आगे हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर शर्तें जो है यहाँ पर लागू किए जाते हैं इस अधिनियम के तहत। साथ ही साथ बच्चों को किसी यानी कि बच्चों को शिक्षा और जो सुरक्षा है इस अधिनियम के तहत यहाँ पर सुरक्षित किए जाते हैं। यानी कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर इस अधिनियम के तहत जो अनिवार्य एजुकेशन है दोस्तों, उसको यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बाल श्रम को सामाजिक अपराध की तरह देखा जाता है, और यदि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है या इस प्रकार से जो यदि कोई जबरदस्त कार्य कराता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर भारत सरकार ने इस अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को जागरूकता यानी कि यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि लोग जागरूक हो सके, और इस प्रकार की जो यानी कि इस प्रकार से यदि लोगों को देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं लोग बच्चों को संरक्षित कर सके। ठीक है, तो ये पूरा उद्देश्य आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों, जिसमें कि खतरनाक कार्यों से बच्चों को रोका जा सके। साथ ही साथ सरकार ने इस अधिनियम के तहत कुछ नियम लागू किए, ताकि बच्चे को आप कहाँ काम करा सकते हो और कहाँ नहीं करा सकते हो। यदि आप बच्चे को काम करा सकते हो तो कितने घंटे करा सकते हो, और कितने घंटे बच्चों को अवकाश देना होगा, और बच्चे को एक दिन में कितने घंटे आप काम करा सकते हो। ये से जो पूरे जो नियम है वो इस अधिनियम के तहत यहाँ पर दिए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चा जो है उसको शिक्षा या एजुकेशन यहाँ पर दिया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ यदि कोई अपराध करता है तो उसे जो है दंड का प्रावधान भी यहाँ पर दिया जा सके। तो ये पूरा जो नियम है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी भी रहा है दोस्तों, जो कि इस कानून को यानी इस कानून के रोकथाम और विनियम के अंतर्गत दोनों प्रकार से जो है दोनों पर यहाँ पर जो कहीं ना कहीं दोनों पर केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों, और अब हम यहाँ पर समझते हैं बालक को। वैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि बालक शब्द जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत बालक उसको कहेंगे दोस्तों जो 14 वर्ष से कैसा हो दोस्तों, 14 वर्ष से कम उम्र का बालक हो, तो उसे कहा जाता है बालक, है ना, कि बालक के श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब किशोर क्या होगा दोस्तों, किशोर जो बाल श्रम, अब यहाँ पर यदि आप यहाँ पे कहे दोस्तों बाल श्रम के अंतर्गत यदि हम देखें तो बाल श्रम उसे कहेंगे दोस्तों किशोर जो कि 14 से 18 वर्ष के मध्य में हो, वो बालक कहलाएगा श्रम। ठीक है, यानी कि बाल किशोर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको अच्छा से याद रखना है दोस्तों। बालक की जो एज है या बालक जो शब्द यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, वो बालक होगा 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। लेकिन यदि हम कहें दोस्तों किशोर, तो किशोर क्या होगा दोस्तों 16 यानी कि 14 से 16 वर्ष के बीच का यदि कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसा बालक हो या कोई एक ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों किशोर हो, तो उसे कहा जाएगा एडल्ट, हम कह सकते हैं, जो कि किशोर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और लेकिन ये संशोधन जो हुआ दोस्तों ये 2016 के बाद में हुआ। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि 2016 के बाद में जो किशोर है या जो बालक है या किशोर जो है वो कितने वर्ष का माना गया है, तो वो माना गया दोस्तों 14 से 16 वर्ष का। जबकि इससे पहले जो सन 1986 के दशक में ये जो अधिनियम आया था दोस्तों, उसमें जो बालक शब्द जो यूज कर यहाँ पे उपयोग किया जा रहा था, वो किया जा रहा था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ यदि हम परिवार की बात करें दोस्तों, परिवार में वही सदस्य आते हैं जो बच्चे के माता पिता, भाई बहन या फिर इत्यादि। ठीक है, यानी कि उसके इर्द गिर्द में जो करीबी जो लोग है या करीबी फैमिली के जो लोग है वो परिवार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद में स्थानीय व्यवसाय, यानी कि जो परिवार के जो लोग है दोस्तों उनके साथ में बच्चा जो है मिलजुल कर या फिर जो छोटे छोटे जो कार्य है उनमें कर सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय यानी कि स्थायी व्यवसाय, जैसे कि दुकान हो गया या फिर जो अन्य छोटे छोटे जो कार्य होते हैं दोस्तों घर पे, उसमें भी जो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो बच्चा जो है जो अपने माता पिता या फिर अपने पेरेंट्स या फिर अपनी जो फैमिली है उनका हाथ बटा सकता है। ठीक है, तो ये स्थायी व्यवसाय होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में जो है प्रतिबंध जो है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा लगाया गया दोस्तों, एक सीमा यहाँ पर बच्चों के लिए किया गया, वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। इस अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के जो प्रतिबंध यहाँ पर लगाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो कौन कौन से प्रतिबंध है वो मैं आपको थोड़ा गहराई से यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, खतरनाक व्यवसाय में से मैंने
मैंने स्टार्ट में ही बताया दोस्तों, खतरनाक में से यानी कि वो जगह, वो कार्य जो बहुत ही खतरनाक हो और जिसमें कि बच्चे के शारीरिक मानसिक रूप से, बच्चे को शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर यदि वहां पर किया जाता है। सो कहीं ना कहीं यदि कमजोर मीन्स कैसे, जैसे यदि बच्चा कहीं कोई एक ऐसा कार्य में जा रहा है जहाँ पे केमिकल बहुत ज्यादा है, सो कहीं ना कहीं बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में प्रतिबंध यानी कि प्रतिबद्धता वहां पर होगी, यानी कि विकास वहां पर अवरुद्ध होगा। सो इस प्रकार के जो कार्य जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है खतरनाक। जैसे कि खदान यानी कि खदाने हो गए, ठीक है, खदानों के कार्य हो गए। इसके बाद में आतिशबाजी का जो निर्माण जो होता है दोस्तों, वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों को रोका जाता है। साथ ही साथ जो बीड़ी तंबाकू का जो निर्माण यहाँ पर होता है, इनमें जो है बच्चों को रोका जाता है। साथ ही साथ रंगाई छपाई हो गई या फिर जो भारी मशीनों का जो संचालन होता है, उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर रोका जाता है। सो इस प्रकार के जो खतरनाक कार्य होते हैं दोस्तों, उनमें जो खासकर बच्चों को रोका जाता है। अब यहाँ पे आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो आपको आपसे यानी कि उदाहरण के तौर पर पूछा जा सकता है, जैसे खदानों में यदि कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो वो किस अधिनियम के अंतर्गत आएगा, तो बाल श्रम निषेध के विरुद्ध यहाँ पर कार्य करवाया जा रहा है बच्चों को, या फिर आतिशबाजी वहां पर हो रहा है, आतिशबाजी का निर्माण हो रहा है, या फिर तंबाकू या फिर बीड़ी या फिर इत्यादि जो खतरनाक जो चीजें जो होती है, जहां पर सरकार प्रतिबंध लगाता है, लोगों को जागरूक करता है, वैसे कार्य पर यदि कहीं ना कहीं बच्चे को कार्य कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत आएगा और वहां पर भारत सरकार एक्शन, इस अधिनियम के तहत एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये खतरनाक व्यवसाय में जो है भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। साथ साथ जो खतरनाक प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, जिसमें कि रासायनिक या एसिड या फिर जो एसिड से संबंधित जो अन्य कार्य होते हैं, जैसे कि यदि एग्जांपल के तौर पे बात करें दोस्तों, तो जैसे कि यूरिया आप देखते हो, डीएपी आप देखते हो, या फिर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो रासायनिक हम कह सकते हैं दोस्तों, जो प्रयोगशाला के अंतर्गत जो कार्य या प्रयोगशाला के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो कि केमिकल जो प्रोडक्ट जो है बनाती है, सो उन कार्यों में भी जो है भारत सरकार इन पर रोक लगाती है इस अधिनियम के तहत। साथ ही साथ जो चमड़ा उद्योग हो गया, साथ ही साथ पत्थर काटने जो व्यवसाय हम कर सकते हैं दोस्तों, साथ ही साथ ईट भट्टे में जो कार्य यहाँ पर किया जाता है बहुत ही कठोर तरीके से, उस पर यहाँ पर भारत सरकार जो है इस अधिनियम के तहत यहाँ पर रोक लगाती है। ठीक है, तो ये खासकर जो ये जो खतरनाक जो प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, इन पर जो प्रतिबंध भारत सरकार लगाती है, इनको आपको अच्छा से ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि इन्हीं पॉइंटों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनके लिए भारत सरकार जो इस प्रकार की जो कार्य है दोस्तों, इनसे इनको यानी इस प्रकार से जो कार्य होते हैं या इस प्रकार के जो कार्य में बच्चों को लगाया जाता है, उससे रोकने के लिए भारत सरकार समय समय पर नई प्रक्रियाएं और नई सूची भी यहाँ पर अपडेट करती जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस अधिनियम में 2016 में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आया था और कुछ ऐसे नियम भी यहाँ पर जो है ऐड किए गए, वो भी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने देखा दोस्तों, इन कार्यों में बच्चों को रोका जा रहा है इस अधिनियम के तहत। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अब किन कार्यों में रोका नहीं जाता है, क्योंकि यदि कोई बच्चा है और बच्चा जो है दोस्तों फैमिली से है, सो कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ परसेंट जो है माता पिता अपने बच्चों को काम तो बताते ही है ना। सो अब वहां पे हम देखेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन से कार्य है जहां पर बच्चे को छूट दिया जाता है। सो बच्चे को खासकर जो ऐसे कार्य दोस्तों जो पारिवारिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दुकान हम कह सकते हैं दोस्तों, या फिर ऐसे छोटे जो व्यवसाय जो घर के अंतर्गत आते हैं, एक पारिवारिक हिस्सा हम कह सकते हैं दोस्तों। सो वहां पर जो है बच्चे को कार्य करवाया जा सकता है, जैसे कि बच्चे को ये किसी के पेरेंट्स या फिर बच्चे के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा आपको पानी लाना है, तो ये क्या है, इस प्रकार की जो छोटे मोटे जो कार्य है वो जो कहीं ना कहीं व्यवसाय यानी पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित है, उनको यानी कि वो कार्य बच्चा जो है कर सकता है। साथ ही साथ विद्यालय के बाद में जो अवकाश जो बच्चे को मिलता है, जैसे संडे के दिन या फिर अन्य जो छोटे छोटे अवकाश मिलते हैं, उनमें भी जो बच्चा जो है कहीं ना कहीं जो है कार्य कर सकता है, लेकिन पारिवारिक तौर पर वो उन कार्यों को कर सकता है। साथ ही साथ जो खतरनाक जो होते हैं ना, उन पर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इनके लिए भारत सरकार ने जो है इस अधिनियम के तहत यहाँ पर बच्चों को छूट दे रखा है। ठीक है, और जैसे कि यदि हम बात करें दोस्तों, जैसे कोई माता पिता है की जो दुकान है या फिर कोई ऐसे व्यवसाय है जो खतरनाक नहीं है, तो उस कंडीशन में बच्चा जो है वहां पर कार्य कर सकता है। साथ ही साथ घरेलू काम हम कह सकते हैं, जैसे सब्जी काटना हो गया या दूध लाना या पानी लाना इत्यादि जो छोटे छोटे जो कार्य होते हैं ना, वो कार्य जो है कहीं ना कहीं बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन इसी कारण यानी कि जो यहाँ पर जो छूट दिया गया है इस अधिनियम के तहत भारत सरकार के द्वारा, इसका कई बार बहुत बहुत हद तक इसका दुरुपयोग भी होता है दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के द्वारा करवाया जाता है या करवा लिया जाता है। लेकिन इस पर भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन भी हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है लोग जागरूक भी हुए हैं और इस प्रकार के जो बच्चों यानी किस प्रकार से बच्चों को जो है कार्य में लगाते नहीं है, बहुत हद तक कम हुआ है। ठीक है, इसके बाद में कुछ इसके लिए कुछ शर्तें हैं दोस्तों, वो शर्तों की ओर लेके चलता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो मजबूर है
व्यवसाय करने के लिए, तो उसके लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम के तहत यहाँ पे भी जो एक नियम यहाँ पर लागू किया दोस्तों, वो नियम क्या है? अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाता है दोस्तों। यानी कि बच्चे को एक दिन में लगभग 6 घंटे, है ना, कि प्रतिदिन यहाँ पर बच्चा जो है 6 घंटे कार्य कर सकता है, यदि कोई बच्चा मजबूर है तो, ठीक है। तो 6 घंटे बच्चे को कार्य करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर भी आप बच्चे को एक दिन में पूरे 6 घंटे नहीं करवा सकते दोस्तों, यहाँ पर बच्चे को जो है आप 3 घंटे करवा सकते हो। इसके बाद में बच्चे को 1 घंटे लंच देना होगा। इसके बाद में 30 जो आपके जो समय बचते हैं वो आप करवा सकते हो, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप, यानी कि 3 घंटे, तो इस प्रकार से जो बच्चे को लगभग दिन में आप 6 घंटे ही काम करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे को 1 घंटे का जो है लंच यहाँ पर देना होगा, साथ ही साथ जो है बच्चे को 3-3 घंटे में जो उसका जो कार्य है वो आप यहाँ पर बांट सकते हैं। इसके बाद में सेकंड और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ऐड होता है दोस्तों, यानी कि बच्चे को 7 AM, सॉरी माफ कीजिएगा, PM, यानी कि शाम को, यानी कि 7 PM से 8 AM, यानी कि जो सुबह का जो 8 AM है ये दोस्तों, यानी कि ये जो रात्रि का जो समय है, इस पर आप किसी बच्चे को, या जो 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है, या 18, यानी 14 या 18 के मध्य का जो बच्चा है, उसको आप इस प्रकार से जो है रात्रि में काम नहीं करवा सकते। यहाँ पर जो है अपराध, यानी कि जो दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पहला दोस्तों, 3 घंटे तक, लगातार 3 घंटे तक करवा सकते हैं, 1 घंटे का यहाँ पर लंच होगा, साथ ही साथ जो है प्रतिदिन आप जो है अब बच्चे को 6 घंटे ही काम करा सकते हैं। और जो रात्रि का जो समय होता है दोस्तों, यानी कि 7 PM से जो है 8 AM, यानी कि 7 शाम से 8 सुबह, यानी कि सुबह का जो 8 बजे तक का जो समय होता है, उसमें आप बच्चों को कार्य नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार ने इस अधिनियम के तहत कुछ शर्तें निकाला है दोस्तों, और इन शर्तों के अंतर्गत ही बच्चों को कार्य करवाया जा सकता है। और सप्ताह में कम से कम 1 दिन का जो अवकाश है वो बच्चे के लिए होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो आपको ये पूरे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे दोस्तों, कि ये बहुत कठिन पॉइंट नहीं है, बस आपको बार बार इनको देखना होगा, और जब आप बार बार रिवीजन करोगे, और आप सभी के लिए सलम एजुकेशन जो है आपको एक बहुत अच्छा सुविधा देता है दोस्तों, वो देता है हर क्लास का PDF। सो आप PDF को एक बार डाउनलोड करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ये पूरे क्लासेस में कंटिन्यू देने का प्रयास यहाँ पर करूंगा, जो कि आपको समय समय पर क्लासेस मिलते जाएंगे, नोट्स मिलते जाएंगे। सो आपकी तैयारी यहाँ पर भी बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ आपके पास में जो मटेरियल है, जैसे कि आपने इससे पहले महिला पर्यवेक्षक का तैयारी किया होगा, तो वहां पर आपने बाल श्रम निषेध अधिनियम हो गया, बाल विवाह के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स है वो आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, उनको आप अपने आप से भी कवर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कोई क्लास देख रहे हो, या फिर आप कोई कोचिंग संस्थान से कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो ही आपकी तैयारी होगी, क्योंकि तैयारी तब होगी जब आप खुद से करोगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों, और वो है निरीक्षण और परिवर्तन। यानी कि इसके अंदर, यानी कि निरीक्षण के लिए भारत सरकार और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यहाँ पर कार्य करती है दोस्तों। और निरीक्षण को जो है, साथ ही साथ निरीक्षण के अंतर्गत जो यदि कोई ऐसा बच्चा जो है पाया जाता है, तो उसके दस्तावेज जांचने और बालकों को छुड़ाने की जो शक्ति जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं अधिनियम के तहत दिया जाता है, और फिर रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के जो निरीक्षण के जो कार्य है इस अधिनियम के तहत दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों, इस अधिनियम के लिए जो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों इस पर कदम उठा सकती है, यानी कि निरीक्षण के लिए कार्य कर सकती है। और यदि इस प्रकार से कोई बालक पाया जाता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर शिकायत दर्ज किया जा सकता है, और उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास में प्रस्तुत करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसे जो प्रावधान है दोस्तों, यहाँ पर जो है मना किया जाता है। फिर भी यदि कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि बच्चों को कार्य करवाता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने यहाँ पर दंड का प्रावधान भी रखा है दोस्तों। और वो दंड का प्रावधान क्या है, ये आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार जो है आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छा से यहाँ पर देखना है, ठीक है। और वो सजा का जो प्रावधान है दोस्तों, वो क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। यदि हम बात करें दोस्तों, कोई एक ऐसा या कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कोई व्यक्ति है जो पहली बार उल्लंघन करता है, तो उसे जो है 6 वर्ष का सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। कितना, 6 वर्ष का सजा का जो प्रावधान है यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर रखा है दोस्तों, ठीक है। और यदि पुनः फिर से यदि कोई व्यक्ति डबल से ऐसा ही जो है गलती करता है या उल्लंघन करता है, तो उसे 2 वर्ष का सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये है सजा के प्रावधान दोस्तों। इसको मैं और अच्छा से समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई 14 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, ये 14 से 18 के मध्य का बच्चा है, उसको मान लीजिए कोई होटल मैनेजर है या होटल का जो मालिक है, उसको जो है, यानी कि इस बच्चे को यहाँ पर काम करवा रहा है, ठीक है। अब इसे पता है भाई कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, और या 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, तो इसे काम करना वर्जित होगा, क्योंकि यह दंडनीय अपराध है।
फिर भी इसे अच्छा से पता नहीं है, इसने पहली बार उल्लंघन कर लिया कि चलो ठीक है, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस बालक को काम करने पर रख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि भारत सरकार को पता चलता है या फिर कुछ ऐसे अधिकारी है जो इनका निरीक्षण करते हैं, उनको पता चलता है। तो पहली बार जब इसे यानी कि इसको इसके बारे में निरीक्षण यहाँ पर किया जाता है, तो इसे 6 वर्ष का यहाँ पर सजा का प्रावधान होगा, यानी कि 6 वर्ष के लिए, माफ कीजिएगा, 6 माह के लिए इसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद में इसको लगाया कि अब ये तो कुछ नहीं है, तो सजा छोटा था। अब इससे इसने क्या किया, फिर से 14 या 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको 2-3 को फिर पुनः फिर से रख लिया इसने, है ना। तो अब यहाँ पर जो है सरकार यहाँ पर और कड़ा कदम उठाता है दोस्तों, और अब यहाँ पर इसको 2 वर्ष का, यानी कि 2 महीने का नहीं, बल्कि अब इसे 2 वर्ष का सजा का प्रावधान सुनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दंड के जो प्रावधान है दोस्तों, पहले 6 माह का दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 6 माह का होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अगला, यदि ये जो इसी प्रकार से कोई जो है इनका उल्लंघन किया करता है, तो उसे 2 वर्ष का सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और ये समय समय पर इनका संशोधन यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में यदि पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति यदि इसी प्रकार से यदि फिर से दोहराता है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 वर्ष का सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। खासकर जो है सजा का जो प्रावधान है दोस्तों, पहले 6 माह का है, इसके बाद में जो है 2 वर्ष का है, इसके बाद में आगे ये बढ़ते जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों दंड या सजा का प्रावधान। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें कुछ 2016 में इसका संशोधन किया गया। अब संशोधन में क्या किया गया दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। 14 वर्ष से कम आयु को अब यहाँ पर किसी कार्य में नियोजित, यानी कि नियोजित कार्य में पूर्ण रूप से प्रतिबंध यहाँ पर जो है लगा दिया गया था दोस्तों, क्योंकि पहले जो था दोस्तों कि कुछ कार्यों में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करवा दिया जाता था, छूट दे दिया जाता था। लेकिन 2016 का जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के तहत बच्चों को अब पूर्ण रूप से जो है 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से यहाँ पर वर्जित, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसमें और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड कर दिया गया दोस्तों, यानी कि जो 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे जो हैं उनको खतरनाक कार्य में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में पारिवारिक कार्यों में जो है इस अधिनियम के तहत यहाँ पर कुछ छूट भी दिया गया है, जैसे कि जो है बच्चे के यदि घर में या परिवार में कोई दुकान है या फिर कोई ऐसा छोटा व्यवसाय है जिसमें कि बच्चा बहुत ही आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो उस कार्य के लिए यहाँ पर छूट दिया गया इस अधिनियम के तहत। और दंड यहाँ पर जो है कड़े कर दिए गए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही यहाँ पर बताया था कि यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह का सजा का प्रावधान है। इसके बाद में यदि और उल्लंघन करता है डबल से, तो 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है। और इस प्रकार से उल्लंघन यदि करते जाता है तो ये सजा जो है बढ़ते जा सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। इसके बाद में इस अधिनियम की कुछ आलोचनाएं भी हुई है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहां पे नेगेटिव के रूप में भी देखा जाता है। सो यहाँ पर जो है खासकर इस अधिनियम के तहत जो छूट दिया गया या फिर अधिनियम के तहत जो छूट दिया गया था उसकी कई आलोचनाएं भी यहाँ पर हुई है दोस्तों। जैसे कि यदि हम पारिवारिक तौर पर देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे को छूट दिया जाता है, और इसी छूट के कारण कई बार क्या होता है कि बच्चे को यानी कि बच्चों का यहाँ पर शोषण होता है, यानी कि बच्चों को बहुत ज्यादा काम करवा लिया जाता है। सो इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं बच्चों में शोषण का एक कारण भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो निगरानी जो है कहीं ना कहीं कमजोर है, इसके कारण बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं उनको ऐसे खतरनाक कार्यों में भी लगा लिया जाता है, जिसका पता जो है सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये भी एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं दोस्तों, आलोचना के तौर पर या आलोचना के दायरे में से देखा जाता है, जिससे कि बच्चों को शोषित यहाँ पर, यानी कि बच्चों का शोषण यहाँ पर होता है। ठीक है, साथ ही साथ शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो है तो दोस्तों इसके तहत यहाँ पर समन्वय की कहीं ना कहीं कमी रही। लेकिन अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आया है दोस्तों, जिसे RTEA कहा जाता है, इसके तहत बच्चों को जो है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत हद तक कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे जो है शिक्षा से कहीं ना कहीं वर्जित रह पाते हैं, यानी कि वंचित रह पाते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जिससे कि बालक जागरूक नहीं हो पाते हैं, या फिर उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है सरकार के सामने ये देखने को मिलती है दोस्तों। इसके साथ साथ में बालकों को जो है पुनर्वास के लिए पर्याप्त योजनाएं यहाँ पर नहीं मिल पाती है। ठीक है, जिसके कारण बच्चे जो है मजबूर होकर इस प्रकार के जो व्यवसाय है उनमें कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा, यानी कि आप कह सकते हैं उसको एक आलोचना रहा है इस अधिनियम का। तो यदि हम देखें दोस्तों, तो कोई भी अधिनियम जब आता है दोस्तों, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दायरे को देखा जाता है, दोनों पॉइंटों को देखा जाता है। सो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन पॉजिटिव के आधार पर यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बच्चों का शोषण को रोका गया, लोगों को जागरूक यहाँ पर किया गया, उस प्रकार के जो कार्य है उनमें रोका गया, जिससे कि अभी की स्थिति में कहीं ना कहीं बालकों के जो शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव जो है कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद में बाल श्रम उन्मूलन हेतु अन्य प्रयास भी यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किए गए दोस्तों। वो कौन कौन से प्रयास है? सो पहला जो प्रयास हमें देखने
देखने को मिलता है दोस्तों, वो भारत सरकार के द्वारा वो देखने को मिलता है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, यानी कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत सन 1988 के दशक में ये संचालित किया गया था, और इसके तहत भी जो है भारत सरकार के द्वारा जो इस प्रकार से जो बच्चों को कार्य किया जाता है या बच्चों का शोषण होता है उसको रोका जा सके, और बच्चों के शोषण पर कहीं न कहीं ध्यान दिया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट अगला भारत सरकार के द्वारा स्कूल जो स्किल ट्रेनिंग और पोषण संबंधित कई ऐसे व्यवसाय है जो है दोस्तों, वो सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे चलाए जाते हैं। साथ-साथ पेंसिल पोर्टल, बाल श्रम के जो मामले जो है दोस्तों उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है सरकार तक ये जानकारी पहुँचा पाए, या फिर जो मुख्य जो संस्थानें हैं जो इस प्रकार के जो बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत जो शोषण होता है उनको रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए जो है पेंसिल रिपोर्ट यानी कि जिसे कहा जाता है पेंसिल रिपोर्ट पोर्टल यहाँ पर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। साथ ही साथ बचपन बचाओ आंदोलन यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी द्वारा ये प्रकाशित किया गया, तो दोस्तों से ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है दोस्तों, ये किसका संबंध जो है कहीं ना कहीं बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो शोषण बच्चों के लिए होता है, बच्चों में होता है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा ये यहाँ पर संचालित किया गया था। साथ ही साथ एमसीपी कार्ड की यदि हम देखें दोस्तों, इसके तहत भी कहीं न कहीं बच्चों को और जो इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं उनसे रोका जा सकता है, और कहीं न कहीं बच्चों के लिए मददगार साबित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बाल श्रम निषेध अधिनियम को देखा दोस्तों, और ये पूरा डिटेल से मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। सो यदि हम देखें लास्ट पॉइंट की ओर बढ़े दोस्तों, सो बाल श्रम न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालता है दोस्तों, बल्कि राष्ट्र की जो प्रगति है उसको भी कहीं न कहीं बाधित करता है, और यह अधिनियम बालकों को संरक्षित और शिक्षित और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा सशक्त एक्शन या सशक्त माध्यम हम कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों को इस प्रकार के जो बच्चों में इस प्रकार की जो शोषण होता है उसको रोका जा सके, और बालकों में जो विकास, शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, उसमें विकास किया जा सके, ताकि बच्चा आगे जाके अपना आप में एक आत्मनिर्भर जो है व्यक्ति बन सके। ठीक है, इसके साथ साथ में ऐसे कई कानूनी जो दायरे हैं यहाँ पर रखे गए दोस्तों, जिनका पालन जो है लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है इस प्रकार के जो बच्चों में जो शोषण हो रहा है उसको यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों, और पूरा फैक्ट था, और जितने पॉइंट थे दोस्तों उन सभी पॉइंटों को मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, और आपने बहुत ही अच्छा से और बहुत ही सरल रूप से बाल श्रम प्रति निषेध अधिनियम को समझने का प्रयास किया दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक एक पॉइंट इस टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक एक लाइन से आपके क्वेश्चन बनने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, सो ये क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, ये आप जरूर बताइएगा, और यदि आप सच में अपने आप से खुद से वादा करते हो दोस्तों मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक बनने का, तो आप इन क्लासेस को आप अच्छा से देखिए, और आपकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन पुनः फिर से मैं वही कहूंगा, आप कोई कोचिंग संस्थान या कोर्स के बहकावे में ना आए, क्योंकि जब तक आप खुद से तैयारी नहीं करोगे, खुद तैयार नहीं रहोगे, तो कोई कोचिंग संस्थान वाला आपको जॉब नहीं दिला सकता दोस्तों। बस वो अपना लक्ष्य को हासिल कर सकता है, और वो उसका लक्ष्य है हम सब लोगों को लूटना, यानी कि अपने आप को बड़ा बनाना और लोगों की तुलना में। सो कहीं ना कहीं उस जो है लालच में हम भी पिस जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको अपना खुद का कदम सही रखना है, सही तरीके से जो है आपकी तैयारी को करना है, और सही तरीके से यदि आप तैयारी करते हो दोस्तों, सो कहीं ना कहीं आप सफलता के करीब में पहुंचते हो, और उन लोगों के बहकावे में नहीं आते हो जो अन्य जो लोग हैं उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, सो ये क्लास आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही क्लासेस में आप लोगों के बीच में लेके आते रहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।